हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम रोज़ की तरह करने वाले हैं अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम इसमें कवर करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो रिलेटेड टू यूक्रेन है। तो यूक्रेन रशिया वॉर जो लगभग 6 महीनों से ऊपर हो चुका है चलते हुए, उसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है GS2 के परस्पेक्टिव से। तो अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या कह रही हैं, दोनों ही अखबारों ने इसे कवर किया है। हिंदू के अंदर पेज नंबर 1 पे इसका आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा रैपिड गेंस करने शुरू कर दिए हैं उन टेरिटरीज़ में जो अभी तक रशिया के कब्जे में थी। तो इसको हमने ध्यान से देखना है। इसके दोनों मैप एनालिसिस भी हमने करने हैं, जो अप्रैल में था और जो अब प्रेजेंटली है। उसके बाद अडॉप्शन के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। इसमें कारा का रोल भी बताया गया है, जो चेंजेस आए हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। तो वो हमें बहुत अच्छे से करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पार्ट है, GS2 का पार्ट है। एस मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है इंडिया रेजेस ऑब्जेक्शन टू पाक 60 F-16। तो F-16 जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिलने वाले थे USA से, उसके रिगार्डिंग जो डील है उसके रिगार्डिंग इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज़ किए हैं। एंड USA का उस पर क्या जो स्टैंड है वो हमें देखना है। तो ये आपके दो हिंदू में भी कवर हुआ है पेज नंबर 10 पे, और इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर हुआ है। उसके बाद हमने एक स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है, जो हमारे प्रोजेक्ट 17A के अंदर थर्ड शिप है। उसका नाम रखा गया है तारागिरी। बॉम्बे से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। प्लस इसके ऊपर आपको जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर ऑलरेडी शिप्स बन चुकी हैं उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। सो अगेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आर एग्जाम परस्पेक्टिव। एंड लास्टली हम एक छोटा सा आर्टिकल देखेंगे जिसके अंदर चार्ल्स 3 जो हैं उनको किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया और किंग ऑफ न्यूजीलैंड जो है अभी कोरोनेट किया गया है क्वीन की डेथ के बाद। तो ये आर्टिकल बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बताएगा कि क्यों हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं एंड क्यों हमने जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, ताकि अदरवाइज अगर हम ना ऐसा करते तो शायद आज इंडिया के लिए भी इनको किंग जो है वो प्रोक्लेम किया जाता, ऑल दो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते तब भी। तो ये बेसिक रीज़न था जो हम रिपब्लिक कंट्री बने, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज DNA। सो फर्स्ट हमारी न्यूज़ आ जाती है, यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन द रशियन हिल्ड टेरिटरी। तो जो भी रशिया की ऑक्यूपेशन थी, टेरिटरीज थी, उन सभी के अंदर अब यूक्रेन और भी ज़्यादा फाइट कर रहा है। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि रशिया के कब्जे से यूक्रेन ने छुड़ा भी लिए हैं। अभी खार्किव रीजन जो है वो पूरा का पूरा यूक्रेन की जो सेना है, यूक्रेन के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पूरे एरिया को जो है जल्द से जल्द कब्जा लेंगे वापस से रशिया के हाथों से। एंड उसके बाद ये एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू होगा इस वॉर के अंदर। और अगर हम खार्किव को आराम से जीत जाते हैं तो आगे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ हुई है, वो है बैस्टियन। तो बैस्टियन का मतलब हमें देखना है, ये आपका वर्ड ऑफ द डे भी हो जाएगा और इसके पिक्चर्स भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यूक्रेन की सेना जो न्यूट्रल सोर्सेज बताते हैं, 3,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन जो है एक महीने के अंदर रशिया से वापस हासिल कर चुकी है। ऑल दो रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका अभी भी यही कहना है कि वो यूक्रेन की आर्मी की पोजीशंस को जानती है और उनको जो है प्रिसाइज मोमेंट्स पे स्ट्राइक भी कर रही है, क्योंकि रशिया जो है इनोसेंट सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो इसीलिए हम फुल फ्लेज्ड ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सिटीज़ को जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो वी आर फाइटिंग विद प्रिसीजन। सेकेंडली अगर हम बात करें न्यूट्रल सोर्सेज की, तो जो रशियन फोर्सेस हैं वो काफ़ी बुरी तरह से हार भी रही हैं। बहुत सारे एरियाज में इनको पुश बैक भी होना पड़ रहा है और उसका जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ एम्यूनेशन एंड इक्विपमेंट्स। तो अब इतने महीने हो चुके हैं तो आपके पास जो खाना पानी और वॉर एम्यूनेशन हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाते हैं और आपको वो स्टॉक जो है बिल्टअप नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न से। तो दैट इज़ वाई बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर रशियन सोल्जर्स जो हैं उनको पुश बैक होना पड़ रहा है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करनी पड़ रही है। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, तो इकोनॉमिक लेवल पे जो यूक्रेन है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से, विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स। एंड अब जैसे ही विंटर्स आएंगी रशिया की मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और अगर वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे एरियाज़ को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ से रशिया की पाइपलाइंस जाती हैं, तो उस रिगार्डिंग अगर गैस पाइपलाइंस कट हो जाती हैं और रशिया की गैस की आउटफ्लो बंद हो जाती है टूवर्ड्स यूरोप,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी रशिया का यूक्रेन जो है वो कर पाएगा, विच विल बी अ मेजर ब्लो बैक टू रशिया। अब जो हमारा वर्ड ऑफ द डे था वो था बैस्टियन। तो बैस्टियन क्या होता है? बैस्टियन इस एरिया को बोला जाता है, ये जो पॉइंटेड एरिया होता है किसी भी किले का, इसको बैस्टियन बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर कोई तोपों वगैरह का इंतजाम जो है वो किया जाता है ताकि दुश्मन को स्ट्राइक किया जा सके, तो इस कोने को बैस्टियन बोलते हैं। तो जो रशियन आर्मी है वो बेसिकली इन कोनों को अबैंडन कर चुकी है, जिस जिस एरिया में, वहाँ पे इनको फोर्ट्स को कैप्चर करना या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको कैप्चर करना आसान हो जाता है। ये उस आर्टिकल में कहने का मतलब था जो यूक्रेन रिलेटेड था, राइट। अब आ जाते हैं मैप पे। तो ये आप अप्रैल का मैप देख सकते हो। जो भी पिंक लोकेशंस है वो एरियाज हैं यूक्रेन के जो कि रशिया ने कैप्चर कर लिए थे, और जो येलो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस हैं जहाँ पे यूक्रेन ने वापस से कब्जा जो है वो करना शुरू कर दिया था। यानी कि आप कह सकते हो कि रशियन फोर्सेस को धीरे धीरे जो है पीछे धकेलना जो है वो शुरू कर दिया था। इसके अंदर ये खारकीव वाला एरिया भी आपका आ रहा था। अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे। तो प्रेजेंट मैप आप ये देख सकते हो। तो अगर आप आज का मैप देखते हो तो आज भी रशिया के पास इतना सारा एरिया अभी भी है, लेकिन यहाँ पे जो इस एरिया को अगर आप देखते हो जो कि खारकीव के आसपास का एरिया है, तो बहुत सारा एरिया लिबरेट ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारा एरिया और भी है जिसको लिबरेशन करा रहे हैं। और जैसे जैसे विंटर्स आगे आएंगी, जो जेलेस्की हैं उनका मानना है कि हम पूरे के पूरे यूक्रेन को वापस से लिबरेट जो है कराने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम किसी भी तरीके से रशियन पाइपलाइंस जो कि यूक्रेन के थ्रू कहीं से भी जाती हैं उनको डैमेज कर देते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा उसके कारण बिल्कुल भी रशिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा विंटर्स को। एंड इस कारण से जो है हमें बहुत ही जल्दी लिबरेशन मिल सकती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट अडॉप्शन, एंड कारा का भी इसमें रोल है, हामा का रोल है, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट का, और जे एक्ट का यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी इसमें रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है GS2 के रिगार्डिंग आपका। एंड इसके अंदर बहुत सारे आपको फॉलो पॉइंट्स भी मिलेंगे जो कि आप अपने एस्सेज में, इंटरव्यूज़ में, इन सब चीज़ों में भी बता सकते हैं। तो जो मेजर चेंज है जो कि आर्टिकल बताता है वो ये है कि जो पावर्स पहले कोर्ट्स के पास थी वो चेंज कर करके अब दे दी है DM के पास। कोर्ट्स के पास भी बेसिकली फैमिली कोर्ट के पास थी जो पावर्स। फैमिली कोर्ट के अंदर कौन बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उनसे पावर्स लेकर के अडॉप्शन की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है वो दे दी गई है। कब से? सितंबर 1 से। तो सितंबर 1 से ये जो चेंज है ये लाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली सितंबर 1 से होगा क्या, जितने भी पेंडिंग केसेस भी हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं जो पेरेंट्स हैं या चाइल्ड एक्टिविस्ट्स हैं या लॉयर्स हैं, क्योंकि जो बहुत ही आगे वाली स्टेजेस पे केसेस ऑलरेडी पहुंच चुके थे अब वो एक डी नोवो ट्रायल हो जाएगा, एक फ्रेश तरह से शुरू करने पड़ेंगे DM के पास। और दूसरा, DM के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लॉ बैकग्राउंड के हैं, तो आपको लॉ का ही कुछ नहीं पता। चलो फिर भी CRPC के अंदर कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं, आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना है, तो वो आपको ट्रेनिंग के दौरान लबासना में करा दी जाती हैं। लेकिन वट अबाउट सिविल लॉ? सिविल लॉ के बारे में तो आपको सी भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, क्या गाइडलाइंस हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यू आर नॉट इवन मास्टर ऑफ क्रिमिनल लॉ, बट आपको उसके सिर्फ एक रेलम पे एक्ट करना होता था। अब आपको सिविल मैटर्स भी दे दिए गए हैं, तो आप सिविल लॉ को कैसे करोगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज होती हैं। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जहाँ पे इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं IAS ऑफिसर्स के द्वारा, वहाँ पे जो हाई कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती हैं कि व्हेन यू डोंट नो द लॉ व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन द लॉ। जो आपके पास लॉ ऑफिसर्स हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या चीफ लॉ ऑफिसर्स हैं, आप उनकी एडवाइस के हिसाब से क्यों नहीं चलते हो व्हेन यू डोंट नो अ स्पेसिफिक थिंग। तो इस तरह के कमेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे हाई कोर्ट जो हैं वो पास ऑन करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि आपको अपना लॉ डिसाइड, आपने अपना मैटर डिसाइड करवाना है और उस बंदे से डिसाइड कराना है जिसने वो कभी पढ़ा ही नहीं। तो एक बहुत ही आप कह सकते हो फेमस सी बात है, वो कहते हैं कि ऑपरेशन कराने जाना है और बंदा CA है, तो उसका फ़ायदा क्या। तो उस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। तो पेरेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वरिड हैं, स्पेशली जिनका मैटर बहुत आगे वाली स्टेजेस पे पहुंच चुका था, क्योंकि अब उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 2-2.5 साल जो भी उन्होंने कोर्ट में धक्के खाई वो सारे के सारे समझो वेस्ट हो गए। इसके अलावा आ जाता है रोल ऑफ कारा।
तो कारा ये भी कहता है कि कारा बेसिकली है क्या, कारा के बारे में जान लेते हैं और इसके अंदर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा। तो कारा जो है ये है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि ये लॉ के अंदर बनाई गई है। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन से लॉ के अंदर कारा को इस्टेब्लिश किया गया है, और ये किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, राइट। तो अब जो कारा है, कारा के डाटा के अनुसार केवल ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा 1000 मैक्सिमम केसेस जो हैं वो पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पूरे कंट्री के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला था जिसके अंदर आपको स्पेशल एक ट्राइब्यूनल बनाने की ज़रूरत थी, और या फिर डीसी को डीएम को पावर देने की ज़रूरत थी और उसको सारा का सारा जो है स्पीडी प्रोसेस चाहिए था, ये है वो है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं इस अमेंडमेंट करने के कि स्पीडी प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे फेल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर 1000 मामले लंबित हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो डिस्ट्रिक्ट जज है या एडीजे है वो बहुत ही एक्सपर्ट है उस मामले का, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने सिविल लॉ किया है, वो ऑलरेडी इतने सालों से जज है, उससे पहले वो एडवोकेट रह चुका है, उसने लॉ की पढ़ाई भी की है, तो ही इज़ मोर एक्सपर्ट। तो आप एक्सपर्ट पर्सन से लेके एक इन एक्सपर्ट पर्सन को जो है पावर्स दे रहे हो अडॉप्शन देने की, एंड वो बंदा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी डिस्पोजल कर देगा केस का, क्योंकि फिलहाल तो जो 2-2.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा था अब वो फ्रेश स्टार्ट होगा, तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एंड जिन लोगों ने लीगल फीस दी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी, अब उन्हें री एंगेज करना पड़ेगा किसी भी लॉयर को। अब अगर हम बात कर लेते हैं लॉज की, तो दो तरह के लॉज हमारे अडॉप्शन को गवर्न करते हैं। फर्स्ट तो आ गया आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो हिंदूज के ऊपर लगता है, और सेकंड आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो सेकुलर लॉ है और जो सबके ऊपर लगता है। तो ये जो अमेंडमेंट की गई है ये कहाँ की गई है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई है, तो इसको 2021 का अमेंडमेंट बिल जो है वो कहा जाता है। एंड इसके अंदर जो सेक्शन नंबर 61 है वो कंसर्न सेक्शन था, जिसके अंदर जो चेंजेस है वो किए गए हैं, कोर्ट को स्ट्राइक आउट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डाला गया है, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सीआरपीसी का बेसिक रूल क्या है कि कोई भी एडिशनल पोस्ट है तो वो जो मेन पोस्ट है उसके जूनियर नहीं है, तो एक डीएम के जूनियर नहीं होता या सबॉर्डिनेट नहीं होता एडिशनल डीएम। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट जज का सबॉर्डिनेट नहीं होता एडीजे, बोथ आर सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। सिमिलरली यहाँ पे डीएम और एडीएम दोनों ही जो हैं सबॉर्डिनेट होंगे किसके, एफसीआर के, फाइनेंशियल कमिश्नर के या डिविजनल कमिश्नर के। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जूनियर नहीं होगा, तो इसीलिए जो काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है वो एडीएम भी कर सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो है की गई है कि जो आपका सेक्शन 61 था उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है, कोर्ट को काट करके डीएम कर दिया गया है, विच इंक्लूड्स एडीएम ऑल्सो। एंड जो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस दिए थे गवर्नमेंट ने वो यही है कि स्पीडी डिस्पोजल इससे जो केसेस है वो हो जाएगा, प्लस अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो इन्हांस हो जाएगी, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं हो पाएंगी। बट अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स का काम मानना ये है कि जो पहले वाला सिस्टम था जिसके अंदर हम कोर्ट से डिसीजन ले रहे थे वो ज़्यादा इफेक्टिव था, उसके अंदर ज़्यादा जांच हो रही थी और उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस भी कम थे, क्योंकि लॉयर्स को भी एंगेज कर रहे थे। दोनों पार्टीज जो लॉयर्स को एंगेज कर रही थी वो एक दूसरे की बात जो है वो काटने की भी कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू हामा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेरेमनी क्या है फॉर अडॉप्शन, तो वो है दत्ता का होम। दत्ता का होम, दत्ता का होम सेरेमनी जो है या एक एडॉप्शन डीड जो है या कोर्ट का जो ऑर्डर आता है वो एक एसेंशियल आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट माना जाता है हामा के अंदर, जिससे कि अडॉप्शन वैलिड हो जाता है। तो अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है दत्ता होम के बाद तो वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। लेकिन जे एक्ट क्योंकि एक सेकुलर लॉ है इसके अंदर इस तरह की कोई भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर आता है उसी के थ्रू अडॉप्शन जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया रेजेस ऑब्जेक्शंस टू द पाक F-16 रिफ्ट। तो इंडिया जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ऑफिशियल मीटिंग जो हुई थी यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, उसके अंदर भी इंडिया ने ये कहा था कि हम इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं जो यूएस से FMS दे रहा है पाकिस्तान को। FMS क्या होता है, फॉरेन मिलिट्री सेल्स। तो जो FMS फॉरेन मिलिट्री सेल्स की जा रही हैं पाकिस्तान को इन द फॉर्म ऑफ F-16 फाइटर जेट्स, इंडिया उसको स्ट्रांगली जो है ऑब्जेक्ट करता है। इसके रिगार्डिंग जो यूएसए है उसका कहना ये है कि एक तो पाकिस्तान ने हमें वादा किया है कि इट विल बी यूज फॉर काउंटर टेररिज्म,
जिसपे इंडिया का कहना है कि काउंटर टेररिज्म तो है ही नहीं वहाँ पे, तो वो खुद ही टेररिज्म को हार्बर करता है पाकिस्तान, तो काउंटर टेररिज्म की तो बात ही नहीं आती। तो दिस इज़ अ फॉल्स बेसिकली प्रॉमिस जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा यूएसए को। एंड सेकेंडली यूएसए ने ये भी कहा है कि एफएमएस हमारा एक किस्म का मेंटेनेंस पैकेज है। तो मेंटेनेंस पैकेज होने के कारण से जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं उस वो एफएमएस में कवर्ड होती हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का यहाँ पे क्या मतलब है? आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब है कि जो भी यूएसए किसी को भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचेगा तो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज यूएसए करेगा जब तक कि उसकी लाइफ साइकिल है, टिल द लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट तक उसको बार बार मेंटेन करना यूएसए करता है और वो एफएमएस के अंदर आता है। तो ये हम कोई नई सेपरेट डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि एफएमएस जो है उसके अंदर ये कम्प्लीटली इम्बाइब्ड है। अब इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, 2016 में भी जब इस तरह के ऑब्जेक्शन हमने लगाए थे तो हम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे। और हमने लेकिन इस बार अगर हम देखें तो इस बार कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक ह्यू एंड क्राई या पब्लिक कमेंटिंग हमने नहीं की है। एंड साथ ही साथ यूएसए ने ये भी कहा है कि F-16 प्रोग्राम से इंडिया को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की अभी भी काफ़ी ज़्यादा एयर सुपीरियोरिटी है ओवर पाकिस्तान। एंड इंडिया अगर इसमें F-18 जो इनके लेटेस्ट जेट्स हैं या फिर उस कैटेगरी का कोई भी और एयरक्राफ्ट जो है परचेज करता है तो ऑटोमेटिकली जो एयर सुपीरियोरिटी है इंडिया की ओवर पाकिस्तान वो मेंटेन रह जाएगी। तो ये जो बचपन में कहानी पढ़ते थे ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो रोटी खा जाता है, ये वो वाला सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है कि यूएसए बेसिकली चाहता है कि हम उसको F-16 बेचें, तुम्हें F-18 बेचें, उसकी भी एफएमएस करें, मेंटेनेंस करें लाइफ टाइम, तो मेंटेनेंस का पैसा मिलता रहेगा, सर्विस चार्जेस। और यहाँ पे भी मेंटेनेंस करें इंडिया में, उनका भी मेंटेनेंस मिलता रहेगा। दोनों से ही आप पैसा ले रहे हो और फायदा किसका हो रहा है? यूएसए का। और उनका हथियार भी बिक रहा है और उन्हें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो भी मिल रहे हैं, जो कि हज़ारों डॉलर्स के अंदर जो है रन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन मुंबई। तो इसके अंदर फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? फ्रिगेट बेसिकली मीन्स अ वॉरशिप। फ्रिगेट एक बहुत ही ओल्ड वर्ड है एंड इसमें कई तरह की वॉरशिप्स जो है हो सकती है। एक छोटी वॉरशिप भी हो सकती है, बड़ी वॉरशिप भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी। कई तरह की वॉरशिप्स जो हैं इसके अंदर फॉल कर सकती हैं। तो जो प्रोजेक्ट 17A है इसके अंदर हमने कई तरह की वॉरशिप्स जो हैं, फ्रिगेट्स जो हैं वो बनानी थी। और जो तारागिरी है ये थर्ड वॉरशिप है इस कैटेगरी की। अगर हम बात करते हैं पहले की तो हमारी 17A के अंदर फर्स्ट वॉरशिप जो थी वो थी नीलगिरी, जो 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी। सेकंड हमारी थी उदयगिरी, जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी। और ये थर्ड हमारी तारागिरी है, फोर्थ अभी बनी नहीं है। ये तीनों की तीनों के अंदर जो स्टील है वो इंडिया का यूज़ किया गया है, जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो आप कह सकते हो इंडिजिनस स्टील जो है इसको यूज़ किया जाता है इसको डेवलप करने में। और जो स्टील है उसका कोड नेम है DMR249A। ये उस स्टील का कोड नेम है जो रखा गया है। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इसको डिज़ाइन किया है ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइंस। तो मतलब कि अगेन इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है, डिज़ाइनिंग की भी हमने इंडिया के अंदर ही की है। और इसको लॉन्च करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? किया गया है इसको मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो अगेन इससे रिलेटेड हमारे पास फैक्ट्स ज़्यादा हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। एक तो ये है कि 17A के अंदर हम फ्रिगेट्स बना रहे हैं। फ्रिगेट्स का मतलब वॉरशिप्स होता है। वॉरशिप्स हम ऑलरेडी 3 तरह की बना चुके हैं, चौथी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट थी नीलगिरी, सेकंड है उदयगिरी और थर्ड है तारागिरी, चौथी अभी हमने बनानी है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन ने किया है, जो लोकल ही है, मतलब इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है। जो स्टील लिया गया है वो भी इंडिजीनियसली लिया गया है। स्टील प्रोवाइडर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्टील का कोड नेम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? बॉम्बे से किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था MDL ने, यानी कि मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। सो दिस इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। तो लास्ट न्यूज़ हमारे पास है चार्ल्स III की प्रोक्लेमेशन एज द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर स्वराज की जो बात थी या पूर्ण स्वराज की जो बात थी वो क्यों इंपॉर्टेंट थी।
तो अब आप देख रहे हो कि कहने को तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये बहुत सालों से आज़ाद देश हैं, लेकिन अगर आप देखते हो इनके फ्लैग्स को, तो इनके फ्लैग्स के ऊपर यूनियन जैक बना होता है, जैसे एक टाइम पे इंडिया के फ्लैग के ऊपर भी बना होता था यूनियन जैक, राइट। तो सिमिलरली यूनियन जैक इनके फ्लैग पे आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी बना हुआ होता है। नंबर 2, जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है, यहाँ पर भी चार्ल्स थ्री को प्रोक्लेम्ड किया जाता है एज द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द किंग ऑफ न्यूजीलैंड। मतलब कि अगर इंडिया भी होता तो एम्परर ऑफ इंडिया, जैसे कि जॉर्ज पंचम को कहा गया था 1911 के आसपास, तो उस तरह से एम्परर ऑफ इंडिया इनको भी डिक्लेयर किया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज मांगा था अंग्रेजों से, जो हमने हासिल भी किया, एंड वी बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ मोनार्क। मतलब कि वो कंट्रीज जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसके नाम पे सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके नाम पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे प्रैक्टिकल उसकी पावर हो ना हो, ठीक है, जिसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राइट। हमेशा याद रखिए, हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहा जाता, बेशक पावर्स उसके पास हैं, पर हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारी चीज़ें की जाती हैं, जो भी ऑर्डर्स पास होने हैं, लॉज पास होने हैं, कुछ भी होना है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज भी रिपब्लिक नहीं है, दे आर स्टिल मोनार्क। ऑल्दो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ पावर्स हो चुकी हो कि प्रैक्टिकली जो यूनियन जैक है, यानी कि जो आपका ब्रिटेन है, वो इंटरफेयर ना करता हो, या किंग या क्वीन है वो इंटरफेयर ना करता हो इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उनके डिफेंस मैटर्स हों, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हों, या उनका कोई भी और हो। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं था, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर आपको याद हो कि हमें पूर्ण स्वराज से पहले, जब हम पहले स्वराज मांगते थे या हमारी कोई और डिमांड्स होती थी, तो वहाँ पे हमें ब्रिटेन ज़्यादातर इस तरह का प्रपोजल देता था कि बाकी सब चीज़ें तुम संभाल लो, लेकिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम संभालेंगे। लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अगर आपका कोई और देश संभाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनडायरेक्टली उस देश के अंडर ही काम कर रहे हो, क्योंकि आप उस देश के बिना अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली एग्जर्ट नहीं कर सकते। तो अगर ब्रिटेन कहेगा कि आप वर्ल्ड वॉर में जाओ, तो जैसे आप पहले गए थे उसी तरह से आपको वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा। अगर ब्रिटेन कहेगा कि आपको जापान से कोई डील नहीं करना, तो आप जापान से कोई डील नहीं कर सकते। अगर ब्रिटेन कहेगा कि आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप वो भी नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका जो डिफेंस है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स लानी है, कोई फाइटर जेट्स खरीदने हैं, कोई शिप्स खरीदनी है, कोई वॉर शिप्स बनानी है, वो सारे फैसले भी थ्रू किंग होंगे या थ्रू क्वीन होंगे। तो असल मायने में आज़ाद हम अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें पूर्ण स्वराज ना मिले, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भी हमारा पर्सन ना हो। क्योंकि मोनार्की से हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित रह चुके थे, तो इसलिए मोनार्की रखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वैसे भी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे थे, तो डेमोक्रेसी हमें चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप। तो इसीलिए हमने प्रेसिडेंट को जो है एज अ हेड ऑफ द स्टेट चुना, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो काफ़ी डिटेल में हमने किया हुआ है पॉलिटी की क्लासेस के अंदर, जो कि STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाता है। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे लोग डालते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वोटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए की जा रही है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, जिसके अंदर जो आपके MPs और MLAs हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट को चुना जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली चुना गया था। So this news is basically important to know the importance of Poon Swaraj, to know the importance of why India became a republic country. तो अगेन आपका जो होमवर्क रहने वाला है वो ये है कि आपको पूर्ण स्वराज से रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो अगर आप बिना देखे लिख पाएंगे तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप देख के अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में से रिवाइज करके भी लिख सकते हैं, एंड आपको उससे पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिपब्लिक क्या है। और ये आपको रिपब्लिक से रिलेटेड चीज़ें इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछी जा सकती है, तो वहाँ के लिए भी आपके लिए ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। So with this we have completed the articles for today. So this was it for today's daily news analysis. तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।